हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 10th सोशल साइंस ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का जो है चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, रिवीजन है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, दोनों के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बढ़िया रिवीजन है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री औद्योगिक उद्योग जो चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग होती हैं उसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और जो स्टूडेंट्स मेरे पास रेगुलर पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं, उनके लिए कंपलसरी नहीं है ये उनको देखना, वीडियो देखना। अगर क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने बोला था, जो होशियार स्टूडेंट्स हैं, ब्रिलियंट हैं, एक्सीलेंट मोरिटर स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बोला सर आप हमारे पास में भी वीडियो भेज दिया करो, इसलिए मैं आपके पास ग्रुप में भेज देता हूं। अन्यथा कंपलसरी नहीं है कि पेरेंट्स को बोले कि हमको फ़ोन दो, ये पेरेंट्स के लिए भी सलाह है। तो अभी देखते हैं, अगर दिखाते हैं पेरेंट्स तो आप देखिए बड़े अच्छे से और पढ़िए, कोई एतराज़ नहीं है। अभी इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, किसी प्रकार का कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ फ्री में है, फ्री स्टूडेंट्स के लिए फ्री है सब कुछ। तो लेसन प्लान बनाया हुआ है बहुत बढ़िया, जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में है। सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, कहीं कहीं इकोनॉमिक्स में आ जाता है, सोशल साइंस का सब्जेक्ट है। 8 से लेकर के 10वीं क्लास तक सभी बोर्ड के लिए है ये। कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या किसी भी स्टेट का बोर्ड हो, कहीं 9th क्लास में होगा, कहीं 8th क्लास में होगा। लेसन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उद्देश्य क्या है हमारे। बाय द एंड ऑफ द लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, स्टूडेंट्स क्या क्या पढ़ने के लिए सीख लेंगे। अंडरस्टैंड व्हाट द मैन्युफैक्चरिंग इज, स्टूडेंट सीख जाएंगे कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, उसको समझ लेंगे। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज, और इंडस्ट्रीज की इम्पोर्टेंस समझेंगे इन नेशनल डेवलपमेंट के अंदर। नेशनल डेवलपमेंट के अंदर इंडस्ट्रीज का इम्पोर्टेंस क्या है। आइडेंटिफाई मेजर टाइप्स एंड लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया, और इंडिया के अंदर जो मेजर लोकेशन है और टाइप्स हैं वो उसके बारे में समझ लेंगे स्टूडेंट्स। नो इन्वायरमेंटल इशूज एंड सोल्यूशन रिलेटेड टू द इंडस्ट्रीज, और इंडस्ट्री से इन्वायरमेंट इशूज जो समस्याएं क्या क्या आती हैं और उनका सोल्यूशन क्या क्या होता है, ये इस चैप्टर में अच्छी तरह से समझ जाएंगे पूरा वीडियो देखने के बाद। तो ये मैं बता दिया इंग्लिश में, हिंदी में वही है। विनिर्माण क्या है हिंदी वालों के लिए। उद्योगों का देश के विकास में महत्व क्या है। भारत में प्रमुख उद्योगों के प्रकार, उनके स्थान क्या है। उद्योगों से जुड़ी पर्यावरणीय समस्याएं क्या हैं। इसलिए मैंने हिंदी में इसको टाइप कर दिया है कि कुछ स्टूडेंट्स, क्योंकि वहाँ पर कुछ टेक्निकल जैसे पर्यावरणीय है, वैसे मैं हिंदी में समझा रहा हूँ तो ये समस्याएँ आपके भी समझ में आ जाएँ, ठीक है नहीं। अब इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन में जो है सबसे पहले है आपका कि भाई जो है सबसे पहले इंट्रोडक्शन में है इंग्लिश में, इंग्लिश वालों के लिए है जो टुडेज वी विल लर्न अबाउट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। आज हम पढ़ेंगे इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में, जो बैकबोन ऑफ द आवर इकोनॉमी, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, उसकी बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। वी विल अंडरस्टैंड हाउ रॉ मटेरियल आर टर्न्ड इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स। हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो रॉ मटेरियल है वो फैक्ट्रियों के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होकर के यूजफुल प्रोडक्ट बन जाता है। वी यूज एवरी डे लाइक क्लोथ्स, कार, सीमेंट्स, पेपर, ये सब कहाँ बनते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बनते हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए है, आज हम विनिर्माण उद्योगों, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हम जानेंगे कि कैसे कच्चे माल, रॉ मटेरियल से रोज़मर्रा के उद्योगों उपयोग की वस्तुएं बनाई जाती हैं, जैसे कपड़े हैं, गाड़ियां हैं, सीमेंट हैं और कागज़ हैं। अभी आगे देखते हैं इसका मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस। मीनिंग और इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, वो हम इसमें देखते हैं। मीनिंग और इम्पोर्टेंस में क्या क्या है वो चीज़ हम देखते हैं इसमें। तो इस चीज़ के अंदर है क्या, इंग्लिश के लिए है मैन्युफैक्चरिंग मीन्स प्रोड्यूसिंग गुड्स लार्ज क्वांटिटीज। मैन्युफैक्चरिंग का अर्थ है कि लार्ज क्वांटिटी, बड़ी मात्रा के अंदर गुड्स का प्रोड्यूस करना, वस्तुओं का
प्रोडक्शन करना, निर्माण करना, फ्रॉम रॉ मटेरियल, किससे, रॉ मटेरियल के द्वारा। इट इन्वॉल्व्स मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस इन फैक्ट्रीज, और ये किसके द्वारा होता है, मैकेनिकल और केमिकल दोनों प्रोसेस के द्वारा फैक्ट्रियों के अंदर होता है। इसमें दोनों प्रोसेस हैं। एग्जाम्पल, जैसे कॉटन है हमारे पास, कॉटन से क्या बनेगा, यार्न बनेगा, और यार्न से क्लॉथ बन जाएगा। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन होता है। आयरन वार है, आयरन वार से स्टील बनेगा, और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के अंदर ये सारी चीज़ें बन जाएगी, आयरन बन जाएगा, स्टील इंडस्ट्री बन जाएगी। इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग का इंपॉर्टेंस क्या क्या है, मैन्युफैक्चरिंग का इंपॉर्टेंस क्या क्या है। इंक्रीजेज नेशनल इनकम एंड डेवलपमेंट, सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या है कि ये नेशनल एम्प्लॉयमेंट और इनकम को डेवलप करता है, बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, नेशनल इनकम और नेशनल एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि इनकम बढ़ती है गुड्स से, जब गुड्स प्रोडक्शन होता है और वो जो गुड्स जो है बाहर जाती हैं और उससे क्या है, इनकम होती है। एंड एम्प्लॉयमेंट जो है, सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है इसमें। प्रोवाइड्स वैल्यू एडिशन टू रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल के लिए वैल्यू एडिशन करता है। जो रॉ मटेरियल है उसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि मान लो अब कोई एक वुड पड़ा हुआ है, लकड़ी पड़ी हुई है जंगल से कटी हुई, उसकी कीमत कम होगी। अगर उसको मैन्युफैक्चरिंग करके उसकी कुर्सी टेबल, चेयर टेबल कुछ भी बना दिया जाएगा, उसकी कीमत ज़्यादा हो जाएगी। एक मान लो कहीं आयरन का पीस पड़ा है बहुत बड़ा, अगर उसको आप खरीदेंगे तो बहुत कम कीमत होगी। अगर उसी का जा करके कोई गुड्स बना देंगे, खिड़की, जंगले जो भी है, दरवाजे, डोर्स वगैरह जो भी बना देंगे, तो उसकी कीमत प्राइस ज़्यादा हो जाएगी। तो क्या करता है, प्रोवाइड वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन बढ़ाता है रॉ मटेरियल की। और क्या करता है, इनकरेज एक्सपोर्ट एंड रिड्यूस इंपोर्ट। और क्या करता है, जब प्रोडक्शन होगा तो प्रोडक्शन के जो है वो हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाएगा। एक्सपोर्ट मतलब बाहर विदेशों में भेजा जाएगा ज़्यादा ज़्यादा हमारा माल, और उससे हमारी इनकम बढ़ेगी। एंड रिड्यूस इंपोर्ट, और जो इंपोर्ट की चीज़ें हम बाहर से खरीदते हैं, जहां हमारी जो इनकम जो है, पैसा जो है हमारे जो है वो बाहर जा रहा है, ठीक है, तो वो जो है जाने से हमारा जो कैपिटल बाहर जा रहा है, वो कैपिटल बाहर जाने से बच जाएगा, ठीक है ना। अब और सपोर्ट्स एग्रीकल्चर एंड अदर सेक्टर्स, सपोर्ट्स के अंदर भी इसका बहुत महत्व है, एग्रीकल्चर में भी और दूसरे सेक्टर में भी मैन्युफैक्चरिंग का बहुत ज़्यादा महत्व है। सपोर्ट्स के अंदर सपोर्ट्स के आइटम जितने भी हैं, अच्छे अच्छे आइटम जो है मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा बनाए जाते हैं। और इस प्रकार से एग्रीकल्चर के अंदर जो है, एग्रीकल्चर के अंदर जो है बहुत सारे, एग्रीकल्चर के अंदर जो है इस प्रकार से जो भी है टूल्स बनाए जाते हैं, उसके बाद उसके फर्टिलाइज़र बनाए जाते हैं, पंपिंग सेट बनाई जाती है, मोटर बनाई जाती है, और ये सारी चीज़ें वहाँ पर बनाई जाती हैं। और अदर सेक्टर के अंदर भी इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड्स, और ये हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को भी बहुत ऊपर करता है। आप देख रहे हैं कि आज से 30-40 साल पहले जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियाँ नहीं होती थी तो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ही लो होता था। लोग साइकिल पे चलते थे, पैदल चलते थे। आज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियाँ होने के कारण कार बन गई, गाड़ियाँ बन गई, मोटरसाइकिलें बन गई, हवाई जहाज़ हो गई, तो उनका स्टैंडर्ड भी काफ़ी अप हो गया है। घर में बैठने के लिए पहले चेयरें होती थी, आज सोफ़ा सेट आ गए हैं। तो इस प्रकार से हमारा लिविंग स्टैंडर्ड भी अप हो रहा है। और क्या है, हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं बता देता हूँ, विनिर्माण का अर्थ है कच्चे माल से वस्तुएं बड़े पैमाने पर तैयार करना। ये यांत्रिक या मशीनरी जो बोलते हैं, रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से कारखानों में किया जाता है। उदाहरण है, कच्चा कपास है, कपास से सूत बनता है, सूत से कपड़ा उद्योग में बनता है। लोह है इस्पात, और इस्पात उद्योग बनता है। विनिर्माण का महत्व है राष्ट्रीय आय और रोजगार में वृद्धि है। मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से राष्ट्रीय आय बढ़ती है और किस प्रकार से रोजगार में वृद्धि मिलती है, इसके अंदर बढ़ोतरी होती है, आय होती है। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग जो सामान होता है बनता है, विनिर्माण होता है, विनिर्माण होकर के कच्चा माल जो है वस्तु में परिवर्तित हो जाता है, और उससे जो है इनकम होती है और रोजगार मिलता है लोगों को। कच्चे माल का मूल्य वर्धन हो जाता है। जो कच्चा माल है वो पड़ा हुआ है, एक लकड़ी पड़ी हुई है, उसका मूल्य कम है, एक आयरन है या सोने का कोई भी सोना है, अगर उसको नॉर्मल ऐसे पड़ा हुआ तो उसका मूल्य कम है, लेकिन उसी का गहना बना दिया जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। इस प्रकार से हर एक चीज़ है उसका मूल्य बढ़ जाता है।
और निर्यात को बढ़ावा मिलता है। जो वस्तुएं विनिर्माण की जाती हैं उनका निर्यात बाहर किया जाता है, तो बाहर से धन आता है, पैसा आता है, मनी, वो सब आते हैं। और आयात में कमी होती है, बाहर से हमारे को आयात सामान कम मंगाना पड़ता है, जिससे हमारा जो पैसा बाहर जाने से बच जाता है। कृषि और अन्य क्षेत्रों में को भी सहायता करता है। कृषि के अंदर जो है बड़े बड़े ट्रैक्टर बनाना, पंपिंग सेट, जो भी मशीनरी बनाना है, फर्टिलाइजर बनाना, ये सारा जो चीज़ें जो है कृषि के अंदर बहुत सारी मदद हो रही है। अन्य क्षेत्रों में भी जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। जीवन स्तर में काफ़ी सुधार हो रहा है कि जैसे आजकल जो है टीवी आ गया, अच्छी अच्छी कुर्सियाँ, चेयर, टेबल, जो है सोफे वगैरह सब कुछ घरों में लग गए हैं। जीवन स्तर अच्छा हो गया है और सस्ते हो गए हैं। और मोटरसाइकिल, कार, गाड़ियाँ, हवाई जहाज, ये सब जो है अच्छे जूते पहनने के लिए, कपड़े पहनने के लिए मिल रहे हैं, तो इससे भी जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। अगला है टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अब जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज किस प्रकार की होती हैं, तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंडस्ट्रीज आर क्लासीफाइड ऑन सेवरल बेसिस। इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है अलग अलग आधार पर, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के आधार पर हम इसका अगर क्लासीफाई करते हैं, वर्गीकरण करते हैं इनको, तो जैसे पहले है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। जो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहा जाता है। यूज प्रोडक्ट्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर, जिनका प्रोडक्ट जो एग्रीकल्चर से प्रोडक्ट होता है। जैसे एग्जांपल है कॉटन टेक्सटाइल। कॉटन टेक्सटाइल किस पे डिपेंड है, इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर के ऊपर है। और जूट, शुगर, एडिबल ऑयल, ये जितनी सारी फैक्ट्री जो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं ये सारी डिपेंड होती हैं एग्रीकल्चर के ऊपर, इसलिए इनको कहते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज नंबर 2 पर इसका हम क्लासीफाई करते हैं कि भाई मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल या इंडस्ट्रीज आर क्लासीफाइड द इंडस्ट्रीज, तो आपने इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है नहीं। मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज मिनरल एज रॉ मटेरियल। जैसे रॉ मटेरियल है तो उसको मिनरल से बेस करते हैं। जैसे एग्जांपल आयरन एंड स्टील, मान लो रॉ मटेरियल को बना करके फिर कोई गुड्स बनाते हैं तो उस इंडस्ट्री को कहते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है, सीमेंट इंडस्ट्रीज है, एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज है, तो ये सब जो सारी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं। अगला है केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज, जो जिसका रॉ मटेरियल केमिकल होता है, उनसे यूज केमिकल्स को यूज करके हम जो कोई गुड्स बनाते हैं तो उनको केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री बोलते हैं। जैसे फर्टिलाइजर है, पेंट्स है, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज हैं। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, तो जो हमारे को फॉरेस्ट का जो प्रोडक्ट वुड वगैरह इस्तेमाल करके जो भी आइटम बनाते हैं उनको फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। एग्जांपल पेपर है, फर्नीचर है, प्लाईवुड की इंडस्ट्रीज है। तो ये हो गया किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। अब हिंदी वाला, अब ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के आधार पर जो कौन सी इंडस्ट्री, देखो ये अलग अलग सेक्टर है, ये 5 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के आधार पर अगर पूछ लिया खाली ओनरशिप के आधार पर, तो नंबर है पब्लिक सेक्टर ओन्ड बाय गवर्नमेंट, जैसे सेल, BHL, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। इस प्रकार से जो है ये जो है ओन गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट इनकी मालिक है, जिनको गवर्नमेंट चलाने वाली है, या पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री बोलते हैं इनको। दूसरा है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज ओन्ड बाय इंडिविजुअल, टाटा, रिलायंस वगैरह जितनी भी इंडस्ट्रीज है जो प्राइवेट बेस पर हैं। ज्वाइंट सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर जो है रन ज्वाइंटली बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, जो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर के इनको रन कर रही हैं, जैसे मारुति सुजुकी है। कोऑपरेटिव सेक्टर्स मैनेज बाय प्रोड्यूसर, और जैसे अमूल है, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं सारे प्रोड्यूसर मिलकर के उनको बना रहे हैं, और उनका जो प्रोड्यूसर का मतलब होता है जिसमें जितने उसमें काम करने वाले हैं सबका शेयर होता है, और फिर जो उसके अंदर जो प्रॉफिट होता है वो सारे प्रोड्यूसर में बांट दिया जाता है, तो इसको कोऑपरेटिव सेक्टर बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज के आधार पर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जैसे आयरन है, स्टील है, सीमेंट है, ऑटोमोबाइल है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैंडीक्राफ्ट्स है, घरों में, उद्योगों में, टॉयज है, फूड प्रोसेसिंग है। तो उनके आधार पर भी अलग अलग आधार पर आपको जो है इनका क्लासीफाइड कर दिया है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का क्लासीफिकेशन कर दिया है, वर्गीकरण कर दिया है। अब जो हिंदी वालों के लिए है, ये हिंदी वालों के लिए है कच्चे माल के आधार पर, हिंदी वालों के लिए है कच्चे माल के आधार पर जो है कृषि आधारित उद्योग, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कृषि उत्पादों पर जो निर्भर होते हैं, उदाहरण कपड़ा, जूट, चीनी, तेल उद्योग, खनिज आधारित उद्योग,
मिनरल बेस्ड खनिजों के ऊपर प्रयोग होता है, का प्रयोग करके जो बनाया जाता है, लोह इस्पात और सीमेंट। अब मैं इसमें ज़्यादा समय इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि मैं इसको इंग्लिश में समझाने वालों के साथ में हिंदी में भी समझा रहा हूँ ना, वहाँ पर इंग्लिश में भी और हमारा उत्तरी बात हिंदी में भी समझाना पड़ता है, तो इसलिए आप समझ गए होंगे। नॉर्मल मैं इसको चला रहा हूँ अभी, ताकि आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना हो। रासायनिक उद्योग केमिकल बेस्ड रसायनों का प्रयोग करके उर्वरक, पेंट और प्लास्टिक। वन आधारित उद्योग फॉरेस्ट बेस्ड वन उद्योग उत्पादों का प्रयोग करके जो बनाया जाता है कागज, लकड़ी और फर्नीचर। स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक सरकार के स्वामित्व जैसे सेल, बीएचएल। निजी क्षेत्र प्राइवेट वाले निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित जैसे टाटा, रिलायंस। संयुक्त क्षेत्र ज्वाइंट सरकार और निजी क्षेत्र में दोनों जैसे मारुति सुजुकी। सहकारी क्षेत्र कोऑपरेटिव उत्पादों को द्वारा संचालित जैसे अमूल। तो इस प्रकार से जो है ये हैं। अब आता है मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो मेजर औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन से हैं, इंडस्ट्रियल रीजन्स कौन कौन से हैं, तो जैसे इंग्लिश वालों के लिए है मुंबई पुणे रीजन। मुंबई पुणे रीजन में जो है कॉटन टेक्सटाइल आती है और ऑटोमोबाइल आती हैं। कोलकाता हुगली रीजन, कोलकाता हुगली क्षेत्र जो है उसमें आता है जूट, इंजीनियरिंग और केमिकल। छोटा नागपुर प्लेटो में आता है आयरन, स्टील, हैवी इंजीनियरिंग। दिल्ली मेरठ, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी आता है। और बेंगलुरु में चेन्नई कॉरिडोर, बेंगलुरु चेन्नई कॉरिडोर में आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। कौन सी इंडस्ट्री कहाँ पर है ये इसके अंदर लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं, इसको अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। याद तो आपको करना पड़ेगा। हिंदी वालों के लिए है मुंबई पुणे क्षेत्र वस्त्र वाहन उद्योग, कोलकाता हुगली क्षेत्र जूट रासायनिक उद्योग, छोटा नागपुर पठार लोह इस्पात भारी इंजीनियरिंग, दिल्ली मेरठ क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी, बेंगलुरु चेन्नई कॉरिडोर आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स। अगला है इन्वायरमेंटल इशू सॉल्यूशन। इन्वायरमेंटल की जो समस्याएं हैं और उनका सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है, क्योंकि इन इंडस्ट्रियों से जो है इन्वायरमेंटल के अंदर भी समस्याएं होती हैं, फिर उनका समाधान क्या है। क्वेश्चन आ जाता है आपके पास में, व्हाट आर द इशूज इन्वायरमेंटल इशूज एंड व्हाट, या पूछ लेंगे व्हाट आर द सॉल्यूशंस, या दोनों को कंबाइन भी पूछ लेंगे। तो इन पे समस्या प्रॉब्लम क्या है, एयर एंड वाटर पोल्यूशन फ्रॉम फैक्ट्रीज। फैक्ट्रियों से जो है एयर का पोल्यूशन होता है, क्योंकि ऊपर जो है उसके हवा में जो है काफ़ी उसमें प्रदूषण आता है। वाटर पोल्यूशन होता है, क्योंकि जो पानी है फैक्ट्रियों से जो हॉट वाटर निकलता है उसको नदियों में डाल दिया जाता है बिना उसके रिफाइन के और बिना उसको ठंडा किए, तो फैक्ट्रियों से क्या है वाटर पोल्यूशन भी होता है। लैंड डिग्रेडेशन होता है फ्रॉम वेस्ट, जो वेस्ट है उससे क्या है, जो वेस्ट डालते हैं उससे लैंड डिग्रेडेशन, भूमि के अंदर उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है। और नॉइज पोल्यूशन होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है, नॉइज पोल्यूशन। इससे जो है जहाँ पर इंडस्ट्रियाँ होती हैं वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए नॉइज पोल्यूशन बहुत बड़ी भारी मात्रा में समस्या बनती है। वहाँ पर पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक से सो नहीं पाते हैं, इस प्रकार से। और डिफॉरेस्टेशन, और जहाँ इंडस्ट्रियाँ लगाई जाती हैं वहाँ पर जो है वन वगैरह को काट दिया जाता है। अब सॉल्यूशन क्या है इसके, यूज इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज। अब जो है इसको अच्छी तरह से जो इको सिस्टम जो टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ट्रीट इंडस्ट्रियल वेस्ट बिफोर द डिस्चार्ज, डिस्चार्ज करने से पहले इंडस्ट्रियल वेस्ट को क्या जाना चाहिए, ट्रीट किया जाना चाहिए, उसको दोबारा से उसको ठीक से किया जाना चाहिए और फिर उसको डिस्चार्ज किया जाना चाहिए। प्रमोट रिसाइकलिंग एंड रीयूज, ज़्यादा रिसाइकलिंग होनी चाहिए और फिर उसको रिसाइकलिंग करके यूज उसी वेस्ट को यूज करना चाहिए, रीयूज। फॉलो पॉल्यूशन कंट्रोल लॉ, और जो जो प्रदूषण कंट्रोल जो है नियंत्रण के कानून है उनको फॉलो करना चाहिए, मानना चाहिए। अब समस्याएं क्या क्या हैं हिंदी वालों के लिए, कारखानों से वायु और जल प्रदूषण, औद्योगिक कचरे से भूमि की गुणवत्ता में कमी, शोर प्रदूषण और वनों की कटाई। समाधान क्या है, पर्यावरण अनुकूल तकनीक का प्रयोग, अपशिष्ट जल का उपचार कर ही बाहर निकालें, क्योंकि जो अपशिष्ट जल है उसका सही उपचार करके रिट्रीट करके बाहर निकालें उसको। पुनर्चक्रण, जो उसको रिसाइकलिंग जो बोलते हैं उसको ठीक करके दोबारा उसका उपयोग को बढ़ाया जाए। प्रदूषण नियंत्रण कानूनों का पालन करें। तो इस प्रकार से है। अभी कंक्लूजन में आपको जो है ये है कि भाई इंडस्ट्रीज आर फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ। जो इंडस्ट्रीज हैं
ये मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ की बिल्कुल फाउंडेशन है ये। और वी मस्ट इंश्योर इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस अलोंग विद इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। हमारे इन्वायरमेंटल को बचाते हुए उसकी प्रोटेक्शन करते हुए हमें इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस को बढ़ाना चाहिए। होमवर्क के लिए आप लोग जो कर लेना है, जो भी करना है, तो हिंदी वालों के लिए उद्योग आधुनिक आर्थिक विकास की नींव, हमें औद्योगिक प्रगति के साथ पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान देना है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार का जो रिवीजन मैं आपको करवाते रहता हूँ हर रोज़, और हर एक टॉपिक का मैं करवाऊँगा, पूरा चैप्टर का पूरा सिलेबस का मैं करवाऊँगा। तो इसके लिए जो है आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री में लाइक कर लीजिए, डाउनलोड करें, कुछ भी डाउनलोड कीजिए, लिख लिए इसके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मे वी लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इसको